Hello everyone, this is the fourth part of our polity series. So question number 1, अमेंडमेंट्स पे है ये चैप्टर, ठीक है। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं वो अमेंडमेंट से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इसके सेंटेंस रीड करेंगे। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड द 9th शेड्यूल, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में भी मैंने एक बार बताया था आपको ये, ठीक है। तो ये वाला सही है कि भाई नेहरू जी के टाइम पे हुआ था ये, वो जब उनको लैंड रिफॉर्म्स लाने थे और प्रॉपर्टी वाला वो जो इशू हो रहा था, तो उस टाइम पे ये लेकर आए थे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में नेहरू जी के टाइम पे, ठीक है। आगे देखते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑल लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 31A आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई जितने भी लॉज है जो आर्टिकल 31A के अंडर में आएंगे वो सारे इम्यून है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब आप मेरी बात सुनो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, ठीक है। तो वो वाला ये जो है ये इम्यून था जुडिशियल रिव्यू से। जो 9th शेड्यूल में जो जो टॉपिक्स ऐड होंगे वो इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब तो ये भी हटा दिया, मतलब 2008 में आई गेस IR कोहिलो केस में हुआ था कि भाई अब इसको भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। पोस्ट 1973 वो केशवानंदा भारती केस हुआ था ना, उसके बाद से जो भी चीज़ें हो रही है, मतलब पोस्ट 1974 आई गेस, तो उसके बाद से जो भी चीज़ें ऐड है 9th शेड्यूल में, तो वो जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। ये जजमेंट आया था IR कोहिलो केस में 2008 में, ठीक है। तो अब तो 9th शेड्यूल भी वो जो है वो भी इम्यून नहीं है, उसको भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है पोस्ट 1974, ठीक है। तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड गलत है तो ये हटाओ। अब थर्ड देखते हैं, इन द केशवानंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट अलाउड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल बिफोर 24 अप्रैल 1973। नहीं, मैंने आपको बताया था ना ये कि बिफोर 1973 नहीं था, पोस्ट 1973। देखो ये एक वर्ड चेंज हो गया ना, इन चीज़ों को ना थोड़ा सा फोकस से देखा करो, ठीक है, कि इन्होंने क्या चीज़ इनकरेक्ट की है। क्योंकि एग्जामिनर का ना पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि वो एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूरी बात मैंने आपको भी बताई कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा ये वो, अगर आप ये बिफोर नहीं देखते कि ये गलत है यहाँ पे, तो फिर आप इसको टिक करते, क्योंकि अभी आपने मेरी बात सुनी। तो फिर ये वाला पहली बात तो ये पोस्ट होगा। दूसरी बात ये कि आई थिंक ये IR कोहिलो केस में कहा था 2008 में, ठीक है, कि भाई ये जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है 9th शेड्यूल का। केशवानंदा भारती जजमेंट में नहीं हुआ था ये, जहाँ तक मुझे याद है, और यही है इसका कि भाई ये पहली बात तो ये केस ही गलत दिया इन्होंने। IR कोहिलो केस में था ये, बहुत बाद में 2008 के आसपास ये किया था इन्होंने। इतनी मतलब 1973 में तो एक खुद ही केस हुआ था केशवानंदा भारती जजमेंट, तो उसमें ये ऐसा कुछ नहीं था, और ये पोस्ट 24 अप्रैल 1973 था, ठीक है। तो ये थर्ड गलत है, तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द अमेंडमेंट टू द प्रोविजन रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर मस्ट बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ये ऐसे होता है सिंपल मेजोरिटी, हर स्टेट्स के अगर स्पेशल लेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। देखो फेडरल स्ट्रक्चर यानी जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, राज्यसभा की सीट्स, तो वो चीज़ें जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना MLAs, और राज्यसभा में सीट्स रिजर्व होती है स्टेट्स के लिए। तो जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो अमेंडमेंट करेंगे उसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, पर सिंपल मेजोरिटी से। देखो फिर ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ स्पेशल को सिंपल को स्पेशल कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट चीज़ें करता है एग्जामिनर उसको ध्यान से देखना है, और ये वाला PYQs में तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये हाफ ऑफ द स्टेट्स। देखो जैसे मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो स्टेट्स का अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स, जैसे 28 स्टेट्स है, तो उसमें से 14 स्टेट्स ने अगर रेटिफाई कर दिया, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से, तो वो हो जाएगा, बाकियों से वो पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो सिर्फ हाफ ऑफ द स्टेट्स का परमिशन चाहिए होता है, सबका नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट तो फर्स्ट गलत है। सेकेंड देखते हैं, अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिक्वायर रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, तो एक सेकेंड, वो जो है वो अमेंडमेंट में उसका अमेंडमेंट नहीं होगा अंडर आर्टिकल 368। आ रही बात समझ में? क्योंकि
एक तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, वो जो भी बता दे उस पर कोई डाउट राज्यसभा जैसे लोकसभा उनके आगे भी रख रहे हैं तो वो भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार जो डिलिमिटेशन कमीशन ने सीट्स रिजर्व कर दी वो फिक्स होती है, ठीक है। तो उसका कोई आप उसमें नहीं कर सकते हो कि भाई इसमें हम लोग यहाँ पे सीट चेंजेस हो, तो इनका उसमें रोल नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट चाहिए उसके अंदर उसके रिगार्डिंग होना चाहिए, तो उसमें ये नहीं होता है, वो आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता है। ये जो हाफ ऑफ द स्टेट्स है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस का है, और आर्टिकल 368 के अंदर ये डिलिमिटेशन कमीशन के अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं। आगे बात समझ में? तो सेकंड भी गलत है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेम वही ऊपर वाला लिखा हुआ है, इसमें 3 पॉइंट्स है, 4 है, ठीक है, 4 पॉइंट्स है और हमें इनकरेक्ट बताना है। देखते हैं, और चारों इनकरेक्ट नहीं है, या तो 2 इनकरेक्ट होंगे कोई भी, मतलब 2 सही होंगे, या फिर कोई एक सही होगा। अब देखते हैं इसके, अमेंडमेंट्स कैन बी इनिशिएटेड बाय बोथ द मिनिस्टर्स एंड द प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, देखो मिनिस्टर्स तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, प्राइवेट मेंबर जो सिंपल एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल, ठीक है। तो इनिशिएट तो कोई भी कर सकता है ना कि भाई हमको ये अमेंडमेंट चाहिए, ये वो इनिशिएट करना पूछा है, ठीक है। तो दोनों कर सकते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है और बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट, कैन बी इनिशिएटेड बाय बोथ द मिनिस्टर्स एंड द प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, जॉइंट सिटिंग कैन बी इनिशिएटेड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक ऑन द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये से कह रहा है कि भाई जो जॉइंट सिटिंग्स होती है वो इसमें कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकते हैं। जॉइंट सीटिंग कब कब नहीं होती है, देखो मैं बताती हूँ। जॉइंट सीटिंग मनी बिल के टाइम पे नहीं होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के टाइम पे नहीं होती है, ठीक है। जॉइंट सीटिंग्स नहीं होती है इस टाइम पे। उसके बाद में सेकेंड गलत है ना, एक सेकेंड में देख लो उसमें ऊपर, सेकेंड गलत है। अब अपने पास क्या बचा, 1 या 4 या 3 ओनली, तो 1 तो सही है, यही ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि 1 तो सही है तो 4 तो सही हो गई। नहीं इनकरेक्ट बताना है ना, सॉरी, पिछली वीडियोस में भी मैंने एक बार ही गलती कर दी थी, मैं बताती हूँ। इनकरेक्ट बताना है तो इन दोनों में से कुछ होगा, क्योंकि सेकंड हमने बता दिया ना कि गलत है, तो सेकंड हमने बोला कि गलत है, तो या तो 3 गलत है या 4 गलत है। अब देखते हैं, ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सही है और 3 ओनली हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड तो गलत है ही। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, एक सेकेंड, हाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो अपने आप में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक सेकेंड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अपने आप में एक शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं इसको, और कहते भी हम। तो उस टाइम क्या होता है, इंदिरा गांधी जी ने बहुत चेंजेस किए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे और कुछ की पावर कांस्टेंट कर दी थी उन्होंने, एक्सप्लेन तो मेरे हिसाब से ज़्यादा की नहीं की थी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस हिसाब से अपन ये सोचेंगे कि भाई हाँ ये सही हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको एसेंट देना ही देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ये मैंडेटरी कर दिया, ये इसी के अंदर किया होगा, पर ये गलत है, ये उस टाइम नहीं हुआ था, ये बहुत पहले कर दिया था। ये मैं बताती हूँ आपको कब किया था, ये किया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1971 में। देखो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये हो गया था कि भाई प्रेसिडेंट को मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा उसको एसेंट देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अरे बात समझ में, देखो इंदिरा गांधी जी आए थे 1967 से 77 तक पावर में रहे थे वो, ठीक है। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखना आप, मतलब अप्रॉक्स ये जो 10 ईयर्स है वो, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। आप देखो 1971 में तो 24th अमेंडमेंट ही चल रहा है और 1976 में हम लोग पढ़ते हैं कि 42nd अमेंडमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इतने चेंजेस हुए उस टाइम पे, तो ये वाले थोड़ा सा ये वाले अमेंडमेंट्स पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो थर्ड गलत है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, मतलब फोर्थ सही होगा। देखते हैं फिर भी, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये सही बात है, इक्वल पावर्स है राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास इक्वल पावर किस में नहीं है, मनी बिल में इक्वल पावर्स नहीं है।
अरे बात समझ में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इक्वल पावर्स है, ठीक है, दोनों का उसमें चाहिए होता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए। तो राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, दोनों को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी फॉर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन फॉर द स्टेट फॉर देयर अमेंडमेंट, ठीक है, इनमें से पूछा है कि कौन सा प्रोविजन है जिसके अमेंडमेंट में पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं, पहले तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है कहीं पे भी, तो ध्यान रखना कि एक आधा तो ऐसा होगा कि जो नहीं होगा। अब देखते हैं अपन सिटीजनशिप। एक बात बताओ, जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, अपने तो सिंगल है और सिंगल यानी सेंटर इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। सिटीजनशिप का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है कि अगर तमिलनाडु वालों के अलग सिटीजनशिप है और केरला वालों की अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक सिंगल सिटीजनशिप है पूरी कंट्री में, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सिटीजनशिप हटा दो, फर्स्ट हटाओ, दो ही ऑप्शन बचे, 3 है 5 है, ये दोनों बिल्कुल सही है, 6 भी सही है, 3 5 6 देख लेते हैं एक बारी। आर्टिकल 368 ये तो ऑफकोर्स CIC में अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और अमेंडमेंट को अगर चेंज करेंगे तो स्टेट का चाहिएगा कि हम अमेंडमेंट का प्रोसेस ही चेंज करने जा रहे हैं, तो स्टेट्स का वो चाहिए परमिशन, ठीक है। 3 है, 5th क्या है, एनी ऑफ द लिस्ट 7 शेड्यूल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, तो ये 5th भी है। 6th क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST है ना, GST काउंसिल में स्टेट का रोल, तो इसको चेंज करने के लिए भी चाहिए। तो 4 3 5 6 तो है। अब सेकेंड और देख लेते हैं, एनलार्जिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ना वो पार्लियामेंट अपने आप से देख लेगा, इसके जुरिस्डिक्शन में स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और हम एनलार्ज कर रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, हम कौन उसको है ना वो नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, हम उसको शॉर्ट मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को, ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन का नहीं बोला है, एनलार्ज बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ानी है तो ये अपने आप से कर सकता है पार्लियामेंट। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि भाई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो भी हम सोचते कि फेडरल करेक्टर है कि नहीं है, बट यहाँ पे एनलार्ज की बात हुई है तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो 2 3 5 6 सही है मेरे हिसाब, नहीं नहीं, एनलार्ज का पूछा मतलब ये गलत है, ठीक है, एनलार्ज का पूछा तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो सेकंड गलत है, मतलब वैसे सही है कि एज अ पॉइंट ऐसे सही है कि भाई हाँ इसमें स्टेट्स का रोल नहीं है, उसको सेंटर अपने आप कर सकते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना कि जुरिस्डिक्शन एनलार्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब 4th है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, पहली बात तो 4th इसमें, पहली बात ऑप्शन ये सही हो गया, सेकंड गलत किया तुमने। अब ये 4th है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, पता है कि भाई 4th फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऑफिशियल लैंग्वेज सेंटर डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था कि देखो अभी तो हिंदी इंग्लिश दोनों वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, बट 1960 से शायद मतलब 47 में फ्रीडम मिली थी ना, तो ऐसा मेंशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो एक काउंसिल बनाएगा लैंग्वेज कमीशन करके, और फिर वो बताएगा कि भाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो ये वो, तो पर ऐसा माहौल नहीं है, थोड़ा सा मल्टीपल लैंग्वेजेस की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो सब चाहते हैं कि भाई इंग्लिश रहे ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा करके सीन है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो रोल है वो सेंटर के पास होता है। तभी आपने देखा होगा अगर स्टेट का रोल होता तो ये जो साउथ साइड में जो रायट्स होते हैं कि भाई हिंदी को नहीं बनाना है ऑफिशियल लैंग्वेज ये वो, तो ये क्यों होता, अगर स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये फेडरल कैरेक्टर नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, पर हाँ 7th शेड्यूल में जो है उसमें रोल है। आ रही बात समझ में। तो 3 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं और इनको बताना है हमने किससे रिलेटेड है, शायद मैच किया हुआ है इसमें, हाँ मैच किया हुआ है, और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है बट नन ऑफ द अबव है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये मैच ऑलरेडी किए हुए हैं, हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है। अरे बात समझ में। तो देखते हैं पहले ये इसको कैसे याद करोगे, मैं आपको इसके ना एक ट्रिक बताती हूँ जो मतलब मैं याद करती हूँ, वो वाली ट्रिक्स बताऊँगी आपको। एक सेकेंड, देखो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नहीं मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये जो जुडिशरी है
उसकी जो पावर है अपॉइंटमेंट में, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करी थी, वॉयलेट करी थी थोड़ा सा, मतलब ऐसे सेंटर का रोल ला रही थी उसमें, ठीक है। दूसरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो ब्रांच है उनका रोल ला रही थी अंदर। तो जुडिशरी की जो पावर है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, उसको रिड्यूस कर रही थी, ठीक है। तो ये आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। इसको मैंने पता है कैसे याद किया, इसको मैंने ऐसे याद किया कि भाई जुडिशरी की पावर जा रही है, तो जैसे हम स्नेक एंड लैडर खेलते हैं उसमें 99 पे वो बड़े वाला सांप होता है, तो उस हिसाब से इसको ऐसे याद किया मैंने कि जुडिशरी की पावर 99 पे जाके उन्होंने एकदम रिड्यूस करने का सोचा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना। तो फर्स्ट गलत है तो ये गया, अभी बाकी बचे हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सही है। इसको भी मैंने ऐसे याद किया था कि देखो जीएसटी है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, और आपको पता होगा कि कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, कोई भी अच्छा काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ऑड नंबर में ऐसे करते हैं ना, जैसे प्रसाद भी चढ़ा रहे हो तो 51 का, 101 का, 111 का, तो 151 का, उस हिसाब से तो 101 पे जीएसटी ले आए, उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। थर्ड देखते हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है। यस 102nd से लाए थे ये, नहीं मैं बताती हूँ, 102nd आया था ओबीसी से, ठीक है। ओबीसी का जो वो था ना, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया था। तो ये हुआ था फर्स्ट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। रिजर्वेशन जो सीट थी वो 104th अमेंडमेंट से की थी, ठीक है। 104th से की थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। मैं बताती हूँ ये किसकी रिजर्व की। देखो SC ST जो होते हैं उनकी सीट्स ऑलरेडी रिजर्व है, ठीक है, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, पर इनका एक एक्सटेंशन पीरियड होता है, ठीक है। इनको टाइम टू टाइम एक्सटेंड करना होता है। देखो जब रिजर्वेशन आए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई एट अ टाइम, एक टाइम आएगा जिस टाइम सब लोग ये इक्वल हो जाएंगे और मतलब सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इक्वालिटी आ जाएगी, तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने ये प्रोविजन रखा एक्सटेंशन का, ठीक है, कि हम एक्सटेंड करते रहेंगे इन रिजर्वेशन को जब तक हमें लगेगा कि एक्सटेंड करना चाहिए। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनकी जो रिजर्वेशन है इसको एक्सटेंड किया था, 102nd से नहीं किया था। तो थर्ड गलत है, सेकंड सही है, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशन, ये शायद हम पढ़ चुके हैं ना पहले, अभी पढ़ा था शायद, वो इंदिरा गांधी वाला, हाँ ये रहा, यहीं पढ़ा है, ठीक है, कि भाई उन्होंने प्रेसिडेंट को मैंडेटरी कर दिया था एसेंट देने के लिए, वो वाला। 24th कब आया था? 1971 में, है ना, ये लिखा है मैंने ऊपर। तो 1971। आगे देखते हैं, इसमें है, पहले देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। अब देखो, इट एक्सक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द परव्यू ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रावीन कर रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 13 बनाया गया था। तो अब इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो लॉ है ये नॉर्मल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें नहीं आएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है, कि जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे उसको हम लॉ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अगर इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अगर कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आर्टिकल 13 का वॉयलेशन नहीं है। अगर किसी लॉ से कर रहे हैं तो वो गलत है आर्टिकल 13 के अंडर में, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम कुछ भी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो ये चीज़ बोला, और ये इन्होंने सही भी है, ये किया था इन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही किया था। फिर बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं है, पर बेसिक स्ट्रक्चर वो तो उसमें आया था केशवानंदा भारती केस में, पर ऐसे डिस्प्यूट हुआ था इस मैटर को लेकर कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन द गोलकनाथ केस अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, ये गोलकनाथ केस में नहीं किया था, ये केशवानंदा भारती केस में किया था, ठीक है। गोलकनाथ केस में नहीं किया था, केशवानंदा भारती केस में किया था। गोलकनाथ में तो ऐसे बोला था कि भाई जो फंडामेंटल राइट है, जो इफेक्ट दे सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, उनका वॉयलेशन अगर हो रहा है DPSP को करने के लिए, तो वो क्या जा सकता है, मतलब कुछ सर्टेन उसमें थे, जैसे उसको था ये इसमें नहीं था, मतलब ये वाला प्रोविजन
गोलकनाथ में इससे इनसे रिलेटेड दिया था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड दिया था। इसमें ये वाला नहीं था जो इसमें बताया गया इन्होंने आर्टिकल 13 वाला, वो केशवानंद भारती केस में वैलिडेट किया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड रुकना, 2 मिनट। देखो मैं बताती हूँ आपको, गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। एक सेकेंड, डेट में कंफ्यूज थी तो मैं डेट चेक कर रही थी, एक सेकेंड इसको हटाती हूँ, मैं बताती हूँ। गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। ठीक है, तो इस वाले में इन्होंने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और डीपीएसपी, अगर किसी डीपीएसपी को एक बार गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि हमें कोई भी डीपीएसपी फुलफिल करना है तो हम फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर सकते हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट हम ब्रीच कर सकते हैं अगर हमें डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट को ब्रीच करो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अरे बात समझ में, तो सेकेंड गलत है, गोलकनाथ केस में नहीं कहा था, केशवानंद भारती केस में कहा था 1973 में। एक तो आप टाइमलाइन से देख सकते हो, 1967, 71 में अमेंडमेंट किया, 73 में बोलेंगे ना केशवानंद भारती केस में। आप टाइमलाइन अगर आपको याद होगी तो आप इसको वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो सेकंड एलिमिनेट कर दो, थर्ड एलिमिनेट कर दो, क्योंकि फर्स्ट सही है हमारा, अभी हमने देखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 अकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू आर्टिकल 39B ओवर आर्टिकल 14 एंड 19 बी और सी का। ठीक है, मैंने आपको ये जो ऊपर डीपीएसपी वाली जो कहानी मैंने आपको बताया ना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, वो इसी के ये वाला जजमेंट बाद में आया था। पहले इन्होंने ये बोला था कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो ब्रीच किए जा सकते हैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब डीपीएसपी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दी थी। ठीक है, पर एट द एंड ये आया कि आर्टिकल जो 39B है और जो 39C है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ब्रीच कर सकते हैं आर्टिकल 14 और 19, ये बाद में डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो ये वाला जो है ये किया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट से। अरे बात समझ में, ये 25 अमेंडमेंट एक्ट से क्या था मैं बताती हूँ। 39B और C बोला ना इन्होंने, तो 39B क्या है, एक सेकेंड, 39B क्या था, इन्होंने ऐसे बोला था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना हम लोग इक्वालिटी लाने के लिए। ठीक है, मटेरियल कोई कॉमन रिसोर्सेज है या फिर जो गुड्स है उनको इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, और सी ये था कि वेल्थ का कंसंट्रेशन रोका जा सकता है। ठीक है, कि किसी एक बंदे के पास सारी वेल्थ है तो उस हिसाब से। तो ये जो बी और सी है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स 14 और 19, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, ये जो सारे राइट्स है, अपना कॉपरेट बना सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो ये 14 और 19 में आता है। अगर हम लोग ये दोनों करेंगे तो ये राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। ठीक है, कि किसी की वेल्थ लेके हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे अंबानी जी का हम लोग प्लॉट ले ले और हम लोग गरीबों में बांट रहे हैं कि भाई रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं हम लोग, या रिसोर्सेज बांट रहे हैं सबको जो नीडी है उनको। तो ये जो दोनों डीपीएस पे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इनको ब्रीच कर सकते हैं। अरे बात समझ में, ये मैंशनड है, ये अमेंड किया था इन्होंने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ना कि 24th से। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। 7 देखते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द प्रीएम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बोला था 42 जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रीएम्बल में चेंजेस हुए थे, मैंने बोला था एक ही बार प्रीएम्बल अमेंड हुआ है, वो भी इसी अमेंडमेंट से। डीपीएसपी चेंज किए हमने अभी ऊपर देखा, और उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज तो आई ही थी, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड आर्टिकल 31C टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, बट आर्टिकल 31 जो C है वो नहीं ऐड हुआ था इसके अंदर, वो ऐड हुआ था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऊपर देखा हमने जो इन्होंने प्रोविजन लाया था, आर्टिकल 31B और C वॉयलेट नहीं करेंगे आर्टिकल 14 और 19 को। ठीक है, तो ये जो है ये आया था 25th से। अरे बात समझ में, 25th से ऐड किया था 31C, 42nd से नहीं किया था, तो इसमें आंसर हो गया 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the Constitution of United States of America gives the lower house of the parliament the sole power to impeach the president. ठीक है, unlike the Constitution of India, सही बात, ये वर्ड इन्होंने सही यूज़ कर लिया यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पावर है
प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, ठीक है। वहाँ क्या है यूएसए में कि लोअर हाउस को ज़्यादा पावर है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वही हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और स्टेट भी। हमारे यहाँ कौन है हेड ऑफ द गवर्नमेंट? पीएम होता है, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। वहाँ पे मेन अथॉरिटी ही प्रेसिडेंट है, और इसको हटाने की सोल पावर किसके पास है? लोअर हाउस के पास, ठीक है। और जो है, एक सेकेंड आगे देखते हैं, तो ये वाला सही है, तो सेकेंड ओनली हटा दो, नन ऑफ द अबव हटा दो। देखो, कॉन्ट्रारी टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो प्रेसिडेंट हैज़ एवर फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन इंडिया, ठीक है। हमें ये तो पक्का श्योर है हम लोग, ठीक है, कि इंडिया में कभी इम्पीचमेंट प्रोसेस फेस नहीं किया है, ठीक है, कि किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया हो ऐसा इंडिया में कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही पॉइंट है कि कभी ऐसा नहीं हुआ इंडिया में, बट यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमको थोड़ा डाउट है, ठीक है। पर ये अगर आपने न्यूज़ और देखते हो तो ये वाला आप इसको टिक कर सकते हो कि भाई यूएसए में बहुत होता है ऐसा, ठीक है, बहुत बहुत बारी होता है ऐसा कि भाई प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा रहा है। मैंने बोला था प्रेसिडेंट वहाँ का मेन हेड होता है, जैसे अपने यहाँ पे पीएम है वैसे वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, सरकार गिर जाती है, उस हिसाब से उनके होता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूँ, ट्रम्प, उनको इम्पीच किया गया था 2019 में, ठीक है, और 2021 में डोनाल्ड ट्रम्प को, ठीक है, तो उनको इम्पीच किया गया था। तो दोनों सही है इसमें कि किया जाता है, वहाँ पे ऐसे हो जाता है, क्योंकि कंपेयर करो ना आप कि अपना जो हेड है जैसे पीएम है तो उनको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से उनका मेन हेड प्रेसिडेंट है तो वो भी हटाते होंगे, उनको कोई प्रोविजन होगा उनका भी, ठीक है, इम्पीचमेंट जैसे। तो ट्रम्प को हटाया था 2019 में और 2021 में इम्पीचमेंट से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 4 है और चारों में से कोई एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट जहाँ जाता है ना उसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि सारे पॉइंट्स सही हो कुछ कुछ, पर जो सबसे ज़्यादा सही है हमें उसको टिक करना है। अरे बात समझ में? तो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। ये ऐसे कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो राज्यसभा पे नहीं आ सकता है। और ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल पावर्स है। अब इक्वल पावर्स है तो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता राज्यसभा में? ये गलत है, ठीक है, ये मनी बिल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स रिक्वायर एसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स रिक्वायर एसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन प्रोसीजर होगा पार्लियामेंट का, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसके अंदर इनको चाहिए, क्या कहते हैं उसको, एसेंट चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो अमेंडमेंट होता है हाफ ऑफ द स्टेट्स को रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है, तो वो रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स का होगा कि भाई पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस है और जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है उसका अगर प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं ना तो उसके अंदर, ठीक है। ये गलत है, मैं बताती हूँ क्यों। पार्लियामेंट के इलेक्शन से स्टेट्स का क्या लेना देना है, पहले आप मुझे ये बताओ, ठीक है। राज्यसभा की जो सीट्स है उसके अंदर रोल है स्टेट्स का, ठीक है, कि भाई उसके अंदर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो, या फिर लेजिस्लेचर पावर जो चेंज कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल 7 शेड्यूल, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या होता है। एक सेकेंड में आपको बताती हूँ इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। ऊपर हम पढ़ के आर्टिकल 368 पढ़ा था हमने, ऊपर क्वेश्चन में देखा था, 7 शेड्यूल देखा था हमने, उसके बाद में और क्या बताया था ऊपर वाले में, जीएसटी काउंसिल थी, ठीक है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट्स का होगा ना, यानी पार्लियामेंट में जो राज्यसभा हो रहा है उनका होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। इनके अंदर अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब उनकी पावर कम कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का तो इशू नहीं है, हाई कोर्ट का थोड़ा देखना पड़ेगा, दोनों का देखते हैं मेजरली, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट्स का रोल होता है इनमें भी। उसके बाद में प्रेसिडेंट का इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर और सेंटर की और स्टेट की, ठीक है, इनका एक्सटेंट कितना कर रहे हैं उसमें, और लेजिस्लेचर पावर, सेंटर और स्टेट, इसका सेंटर और स्टेट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेचर पावर का और एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट, इन दोनों में। अरे बात समझ में? तो देखो, एक अपन ने ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन किया था, एक सेकेंड, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ इतना लिख देते ना, जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही होता। यहाँ एनलार्जिंग लिखा है, ये वर्ड क्यों ऐड किया इन्होंने, क्योंकि इसको
इन्होंने वो गलत किया, क्योंकि देखो एनलार्जिंग सुप्रीम कोर्ट की पावर एनलार्ज करेंगे तो उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। अरे बात समझ में, तो इन वर्ड को नोटिस करना, करिए एक्स्ट्रा वर्ड लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं, या तो क्वेश्चन को सही करना चाह रहे हैं या गलत करना चाह रहे हैं। आगे बात समझ में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि भाई इलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर, पार्लियामेंट का नहीं, ठीक है। रिक्वायर एसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रेटिफाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विद इन 6 मंथ्स। कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर स्टेट्स को भेजते हैं रेटिफिकेशन करने के लिए और स्टेट्स नहीं भेजे, चाहे 6 साल में नहीं भेजे, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 14 स्टेट्स का रेटिफिकेशन आ गया तो बस बिल पास है, फिर कोई भेजे नहीं भेजे उनको लेना देना नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद में फिर यही सही होना ही है जब ऊपर वाले तीनों गलत है, फिर भी देख लेते हैं। चेंजेस इन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द एमपीज अमाउंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड आर्टिकल 368, सही है। मैं बताती हूँ क्यों। मैंने आपको इतना यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे मैंने कभी आपको बताया, इनमें से कहीं बताया मैंने कि एमपीज की सैलरी या अलाउंसेस होगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या 368 हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए? नहीं बताया ना मैंने। ऐसा क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये आर्टिकल 368 में नहीं है। ये आर्टिकल 368 तो स्पेशल मेजोरिटी हो गई बाय प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और ये जो एमपी का सैलरी और अलाउंसेस है, ये तो सिंपल लेजिस्लेशन भी इससे भी हो जाएगा या सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है। अरे बात समझ में। तो इसमें इतना नहीं चाहिए होता है कि इतना अमेंडमेंट हमको करना है, तो ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। या फिर कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन आ रहा है कि भाई सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज एक्ट, तो ऐसे करके भी चीज़ें आएगी ना तो भी हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है, तो ये डी वाला सही है। क्वेश्चन 10, विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 पॉइंट्स है एंड हमें करेक्ट देखना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज ऑप्शन हियर, नाइदर वाला कोई ऑप्शन नहीं है, बट ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में बताना है, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर है ऑल द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजीली अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इन्होंने ऐसे बोला है कि जितने भी हैं वो सारे इजीली अमेंड किए जा सकते हैं, सारे प्रोविजंस कैन बी इजीली अमेंडेड। नहीं, इजीली नहीं होता है, कुछ में स्पेशल चाहिए होती है मेजोरिटी, कुछ में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है जो इजीली हो जाता है, और कुछ में स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। इसलिए देखते हैं कई बार रिजिड प्रोसीजर हो जाता है अमेंडमेंट का, और कई बार इजी फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला गलत है, सारे के सारे प्रोविजन इजीली नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे ऑल यूज़ किया इन्होंने और यहाँ पे इन्होंने सम यूज़ किया। कौन सा ज़्यादा वाइड है? ऑल तो मतलब बहुत सारा, और सम कुछ अपॉर्चुनिटी, भाई कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो की जा सकती है, या सारी चीज़ें की जा सकती है। कितना वेग स्टेटमेंट है, तो ऑल वाला गलत है, ये सम वाला बेटर है, ठीक है। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। आगे बात समझ में। तो ये वाला डिफरेंस है इन दोनों में। ऑल में मतलब कि जितने हैं उतने सारे, और सम में मतलब कुछ एक होगा। थर्ड, द प्रोविजन रिलेटेड टू द यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट। अभी ऊपर देखे हम लोग कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो 368 के अंदर नहीं आएगी, और ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। जो लैंग्वेजेस वाला जो सीन है वो सिंपल से हो जाएगा, उसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये वाला गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सेकेंड ओनली, ठीक है। सिर्फ सेकेंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोथ वाला आ गया, ये थोड़ा सा टफ लगता है मेरे को, ये जो ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं ना उस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडिड द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल क्या था? डिफेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, एंटी डिफेक्शन से। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा है इन्होंने, ठीक है, ये PYQ से है, काफ़ी बार पूछा है। तो इन्होंने ऐसे बोला कि 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड किया, ये बिल्कुल सही है। राजीव गांधी के टाइम पे ऐड हुआ था ये, राजीव गांधी के टाइम पे 1985 में। उस टाइम बहुत सारा पार्टियां चेंज होने लगी थी, लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हो गया था ये, तो इसलिए ये लेकर आए थे इस चीज़ को रोकने के लिए। राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड है, मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है, पर ठीक है आगे देखते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे इन्होंने ऐड कर दिया था कि एजुकेशन टू ऑल फंडामेंटल राइट 21A कर दिया था, ठीक है।
6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो 86 थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड है, उस हिसाब से याद रखना। पर आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन्होंने ऐसे बोला है कि देखो, पहली बात तो ये देखो ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दूसरी बात ये कि 86 में फंडामेंटल राइट्स ऐड हुए थे 6 to 14, पर ये जो है ना कि भाई ये हुआ था, एक सेकेंड, 93rd से, कि भाई SC बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ये हुआ था 93rd अमेंडमेंट से, ना कि 86 से। 86 से तो सिर्फ बोला था कि हम लोग एजुकेशन सबको देंगे, फंडामेंटल राइट दे दिया उन्होंने ये, ठीक है। पर ये 93rd से ही हुआ था ये कि भाई स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस वाला SC ST और वो सब, तो उस हिसाब से SC ST OBCs और वुमेन्स और उनके लिए भी होता है, तो जो भी है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये कब आया था? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। प्राइवेट भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी था इसमें, और पब्लिक तो होता ही है। तो इसमें है हमारा बोथ 1 and 2, नहीं बोथ क्यों, अच्छा ये गलत था ना, बोथ नहीं होगा, 1 ओनली होगा, क्योंकि बोथ ये तो गलत आ गया ना सेकंड वाला, तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं। 1 and 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड चेंजेस इन आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 and 3rd क्या था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाया था। 1 and 3, अब मेरी बात सुनो, इसको कैसे याद करना? 3 से, ठीक है। देखो SC ST OBC एक कैटेगरी में, वुमेन सेकेंड कैटेगरी में, इसको थर्ड में मान लो EWS। इसको ऐसे याद करना, 1 and 3rd अमेंडमेंट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो इन्होंने कहाँ चेंजेस किए थे? 15 में किए थे, 16 में किए थे, ठीक है। 15 में किए थे, जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, जॉब्स और की इक्वल अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे ऐसे था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, या फिर स्पेशल सीट्स जो है यहाँ पे, यहाँ इसमें 15 और 16 में चेंज हुआ था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और एम्प्लॉयमेंट में। 14th में कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। तो 14th यहाँ पे इन्होंने गलत ऐड कर दिया, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी मैंने ऊपर लिखा, आपको देखो ये लिखा था ना यहाँ पे 86 से ये ऐड हुआ था, तो ये सही है, याद रखना। 86 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 13 देखते हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स ओनली, ठीक है। ये कह रहा है कि सिर्फ 86 अमेंडमेंट ने सिर्फ फंडामेंटल राइट में चेंज किया, नहीं, मैं बताती हूँ। इन्होंने ना 2 चेंजेस होते हैं, मैंने बोला था ये एजुकेशन से रिलेटेड है, एक तो फंडामेंटल राइट 21A ऐड किया इन्होंने। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 51A जो ड्यूटीज़ है ना, उसके अंदर एक ड्यूटी ऐड की इन्होंने, 11th ड्यूटी, जो कह रही है कि गार्जियन या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो बच्चे हैं या अपने जो वार्ड है या चाइल्ड है उसको भेजे स्कूल, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो दे रहे हैं ना उसमें, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ऐड किया कि पेरेंट्स या गार्जियन को अपॉर्चुनिटी, मतलब वो अपने चाइल्ड को भेजे 16, जो हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाया है ना, उसको फुलफिल करे गार्जियन और पेरेंट्स, ठीक है। तो ये भी ऐड किया था इन्होंने, ड्यूटी भी ऐड की थी। तो ये ओनली आ गया ना, पहले तो यहीं अलर्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही जहाँ ओनली आए वो सारी गलत है, ठीक है। ये ट्रिक नहीं होती है, इसको ध्यान से देखो कि सिर्फ फंडामेंटल राइट में ऐड किया था इन्होंने, नहीं, इन्होंने ड्यूटी में भी ऐड किया था। अरे बात समझ में, तो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विथ प्रोमोटिंग इक्वल जस्टिस प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये आर्टिकल 39 है। फ्री लीगल एड लाए थे ना, ये लाई तो इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। पर ये आया था, एक सेकेंड, 39A फ्री लीगल एड जो ऐड किया था इन्होंने, ये क्या था 42nd से, एक सेकेंड, ये क्या था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 44th नहीं किया था, मैं आपको बताती हूँ। 42nd जो था वो 1976 ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था, ठीक है। और ये जो है 44th वाला, ये 1978 में आया था, जब फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी ना उस टाइम पे। तो ये मतलब फर्स्ट बीजेपी नहीं, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी थी वो, मेरे को ढंग से याद नहीं, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। तो इन्होंने क्या किया, जो 42nd अमेंडमेंट लाई थी इंदिरा गांधी जी, तो उनके बहुत सारे प्रोविजंस को इन्होंने रिवर्स कर दिया था 44th में। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। और ये फ्री लीगल एड जो लेकर आई थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आए थे। 39th अमेंडमेंट 39A पार्ट इन्होंने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, ना कि 44th से। तो ये गलत है, एक सेकेंड, फर्स्ट गलत है, सेकेंड गलत है, तो
बोथ, और है क्या सेंटेंस इसमें? नहीं, नाइदर 1 and 2। तो 14th देखते हैं, 101। पहले तो इतना देखते याद आ जाना चाहिए, जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इम्पोज कॉन्करेंट पावर ऑफ टैक्सेशन ऑन द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, यही किया इन्होंने, सेंटर और स्टेट में कॉन्करेंट पावर, ठीक है, कि दोनों को पावर दी है, तो ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, किसी एक में सारी पावर नहीं दिखाई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सही है, ये बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये कहाँ ऐड किया है? आर्टिकल 279A। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये मतलब ये जो है ना, हमने ऐड किया 279A, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू फॉर्म अ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जैसे अपन बहुत सारे प्रोविजन देखते हैं ना, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सीएजी अंडर हिज हैंड वारंट एंड सील, तो वो वाली चीज़ है ये। तो ये जो है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही है कि वो जीएसटी काउंसिल को अपॉइंट करे या मतलब क्रिएट करे। तो ये ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बेसिक थोड़ा फैक्ट है, ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे अमेंडमेंट से आया है, इसके ऑर्डर से नहीं आया, ये वो। तो ये जीएसटी एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी ये बात कर रहे हैं काउंसिल क्रिएटेड बाय। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको, ये फैक्ट है, इसको याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ये गलत है, ये गया, ये गया, तो ये भी सही होगा, यही सही, सी ही आंसर होगा इसका। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग एक बारी। थर्ड पॉइंट, एन अमेंडमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मैंने बताया था, ये हाफ ऑफ द स्टेट्स और स्पेशल मेजोरिटी, हाफ ऑफ द स्टेट्स की सिंपल मेजोरिटी और ये पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये जीएसटी काउंसिल था, हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, तो थर्ड वाला सही है। 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लीस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है इसमें? अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं एक बार पॉइंट, इनको 4 ही पॉइंट है, और इन चारों में से बताना है कि लीस्ट अप्रोप्रिएट। हो सकता है कि सारे ही गलत हो, बट जो सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमें बताना है। ठीक है, मतलब लीस्ट अप्रोप्रिएट मतलब जो गलत हो। आ रही बात समझ में? देखो, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट इट मस्ट बी अनफ्रोजन एंड अल्टरेबल। ठीक है, ये सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो उसको मतलब अनफ्रोज चेंज भी किया जा सकता है, उसके अल्टरेबल है, मतलब उसको थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर की जा सकती है, उसको अनफ्रोजन किया जा सकता है, तो उस हिसाब से मतलब वन एंड द सेम थिंग दोनों चीज़ें। तो लिविंग डॉक्यूमेंट है तो किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में फ्रोजन डॉक्यूमेंट, देखो फ्रोजन मतलब जो जमा हुआ, जिसको हिला भी नहीं सकते हैं हम, तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो अनफ्रोज किया जा सकता है, हम उसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड इज रिजिडिटी इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दैट आर सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जो प्रोविजंस रिजिड है, मतलब जिसमें थोड़ा मुश्किल से चेंजेस आएंगे, वो जो प्रोविजंस है वो सेंट्रल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। ठीक है, और थोड़े और भी प्रोविजंस है जो रिजिड है, जैसे फंडामेंटल राइट में चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो ये रिजिड है। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो चीज़ें रिजिड होगी। ठीक है, पर देखो ये है वो, एक सेकेंड, तो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो बहुत रिजिड और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, पर जो रिजिड है ना, जहाँ पे रिजिडिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेंट्रल में एकदम, मतलब वो प्रोविजंस बहुत सेंट्रल है, जैसे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी उनमें रिजिड है, तो ये बात सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड देखो, अमेंडेबिलिटी कॉल्स फॉर चेंजेस इन द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द फेडरल यूनिट्स इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि जो फेडरल यूनिट है उसमें अमेंडेबिलिटी करने के लिए फ्लेक्सिबल मैनर में हो जाता है। गलत है ना ये? हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए हमको सिंपल मेजोरिटी से, और पार्लियामेंट चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। जहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होते वो तो ऑलरेडी रिजिड होता है, और जहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट्स का परमिशन और चाहिए तो वो और रिजिड हो गया। तो ये फ्लेक्सिबल कैसे हुआ? ये रिजिड में आएगा ना, फ्लेक्सिबल में नहीं आएगा, तो यही गलत है यहाँ पे। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है, तो गलत ही बताना था। फिर भी डी देख लेते हैं, सॉवरेनिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्लियामेंट इज द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, कि भाई जो सॉवरेनिटी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पार्लियामेंट में, वो बेसिस है अमेंडमेंट प्रोसीजर का। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जैसे जिनको हमने इलेक्ट किया है, एमपीज, एमएलएज तो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, अमेंडमेंट में, एक सेकेंड इसको हटाती हूँ, एमपीज। ठीक है,
तो उनकी जो सॉवरेनिटी है वो आज़ाद है, मतलब वो मतलब उस हिसाब से उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशंस है, ठीक है। तो वो बेसिस है अमेंडमेंट प्रोसीजर का, ठीक है, कि वो लोग बेसिस मतलब वही अमेंड करेंगे ना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, आप और हम जाके तो अमेंड करेंगे नहीं उसको। तो वो चीज़ है कि उनका सॉवरेन रहना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात नहीं हो रही, इन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेन है, इन्होंने बोला हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सॉवरेन है, इसलिए वो बेसिस है अमेंडमेंट प्रोसीजर का, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे ऐसे इन्होंने कोई स्टेटमेंट बनाया, बट ये ठीक है, कुल मिला के ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, ये इतनी बॉडीज थी है, इनमें से बोला है विच ऑफ द अमंग बॉडीज हैव बीन इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ इट्स अमेंडमेंट, से कौन कौन सी बॉडीज इसमें ऐड की गई है, ठीक है। तो देखते हैं, पहली बात तो नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये गलत हो गया, पहले ही कट हो गया, इसका 1 तो पहले ही हटा दो। अब 1 हटाएगा तो ये गया, अब बच्चा क्या 3 बचे। अब देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये बाद में ऐड हुआ था, मैंने आपको बताया था 100 कौन से ऐड से ये हुआ था, 102 से ऐड हुआ था मेरे हिसाब से, ओबीसी वाला जो है वो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था 2018 में, ऊपर बताया था मैंने आपको, ठीक है। ओबीसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो 3 4 भी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, नहीं ये एक्ट से आई है, ये एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये 5th गलत है, 1st गलत है, 5th गलत है, अब 5th हटाओ तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन बी, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये जो है एक सेकेंड, ये आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं था, ये अमेंडमेंट से ही आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल में आता है, एक सेकेंड, आर्टिकल 350 में, 350B, तो ये वाला गलत है, मतलब ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन से आया है बाद में, है ना। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से, देख लिया हमने। तो यही ऑप्शन था हमारा 2, 3 एंड 4।